करेंसी अगर आई है तो ये भी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसका सोल्यूशन ये क्रिप्टो है, तभी तो हम समझेंगे क्रिप्टो का जन्म क्यों हुआ, और तभी हम समझ पाएंगे क्रिप्टो का आगे यूज क्या है, और तभी हम समझ पाएंगे हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे अगर किसी को 1 करोड़ रुपए भेजना है तो 1 करोड़ रुपए भेजने के लिए मैं बैंक में ही तो जाऊंगा, बैंक के जरिए तो भेजूंगा। अब बैंक को पता, आरबीआई को पता, उसके बैंक को पता, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस को पता होता था, तब जाके मेरा पैसा उस तक पहुंचता था। अब क्या हुआ, अब मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, शर्ट का मैं व्यापारी हूं, मैंने रेट फिक्स कर रखा है 2 शर्ट के बदले 1 मुर्गी, लेकिन किसी ने हो सकता है 1 शर्ट के बदले 1 मुर्गी फिक्स कर रखा हो, तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। 5 सोने के सिक्के में मिल रही है तो 5 सोने के सिक्के में हर जगह मिल रही है, प्राइसिंग स्टैंडर्ड सेट हो गया, अचीव हो गया। नंबर 2, डिविजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी यहां पर अचीव तो हुई लेकिन 100% अचीव नहीं हुई। क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं, क्रिप्टो प्लस करेंसी। करेंसी का मतलब समझते हैं मुद्रा, और क्रिप्टो का मतलब होता है प्राइवेट, सीक्रेट, एनक्रिप्टेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हाइड किया जा सके, जिसको सीक्रेट रखा जा सके, जिसको एनक्रिप्ट किया जा सके, जिसके अंदर की चीज कोई बाहर वाला देख ना सके, ऐसी चीज, यानी कि सीक्रेट की, सीक्रेट करेंसी, इस तरह की चीज क्रिप्टो करेंसी। और ये क्या है, एक लाइन में अगर बोलूं तो डिजिटल कैश है, ये कैश का फॉर्म डिजिटल कैश है। ये ऐसे काम करता है, ये सारी चीजें हम आगे समझते हैं। अब अच्छा, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है ना, तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है वो नया चीज, तो दुनिया उसको अडॉप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो क्रिप्टो करेंसी अगर आई है तो ये भी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसका सोल्यूशन ये क्रिप्टो है, तभी तो हम समझेंगे क्रिप्टो का जन्म क्यों हुआ, और तभी हम समझ पाएंगे क्रिप्टो का आगे यूज क्या है, और तभी हम समझ पाएंगे हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम विद करेंसी, प्रॉब्लम विद फिएट सिस्टम। फिएट सिस्टम क्या होता है, फिएट जो हम अभी रुपया या अमेरिका में डॉलर या बाहर की करेंसी में ये अलग चलता है ना, उसको फिएट सिस्टम बोलते हैं। तो अभी जो हम फिएट करेंसी यूज करते हैं, फिएट करेंसी क्या, रुपया, डॉलर, ये सब फिएट करेंसी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी के सिस्टम में, जरा हम ये समझते हैं, उसका सोल्यूशन क्रिप्टो कैसे कर रहा है, फिर हम वो समझते हैं। मान लो मेरा कोई फ्रेंड नामबिबिया में रहता है, मुझे उसको 10,000 रुपए भेजने हैं। अब 10,000 रुपए क्या मैं पेटीएम कर सकता हूं, फोन पे कर सकता हूं? नहीं, बीच में बॉर्डर आ रहा है ना, कंट्री का बॉर्डर आ रहा है, तो मैं यहां से उसको भेजने के लिए बीच में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मल्टीपल रजिस्टर, मल्टीपल एक्सचेंज शामिल हो सकते हैं, तब जाकर के वो पैसा उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचता है, उसके देश की करेंसी में कन्वर्ट हो करके। मैं यहां से रुपया भेज रहा हूं लेकिन वहां तक उसको उसके देश की करेंसी मिलता है। यह सारा प्रोसेस होने में मल्टीपल लेजर्स मेंटेन होते हैं। लेजर क्या होता है, खाता बुक। जैसे आपको अगर याद हो, बचपन में मेरे चाचा जी तो एक पान खाने का उनको खूब शौक था, तो पनवाड़ी की दुकान पे उनका महीने का खाता चलता था, तो हर महीने उनका पान का खाता चलता था, महीने में एक बार पूरे पान का पैसा वो दे दिया करते थे। इसी तरीके से ये खाता बुक को लेजर बोलते हैं। बैंकों में भी इसी तरह का खाता बुक चलता है। अब ये खाता बुक डिजिटल हो गया है, अब ये खाता बुक कंप्यूटर में होता है, ठीक है, इसको लेजर बोलते हैं। लेजर वर्ड आपने कई बार सुना होगा क्रिप्टो करेंसी की टर्मिनोलॉजी में। तो लेजर और कुछ भी नहीं है, बस एक खाता बुक है, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉब्लम होती है। अब ये इतने सारे खाता बुक मेंटेन होते हैं, इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। हर एंट्री को वैलिडेट करना, हर तरह की, हर अलग अलग पार्टीज एंट्री वैलिडेट करती है। 5 से 6 दिन, कई बार 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन भी लग जाते हैं हमारा पैसा दूसरे देश के इंसान तक पहुंचने में। मेजर इशू इसमें जो समझने की जरूरत है, इतनी सारी जगहों पर हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एंट्री मेंटेन हो रही है। अगर किसी भी एक जगह पर एंट्री मिस हुई, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री मिस हुई, तो ट्रांजैक्शन करप्ट, मतलब बीच से पैसा ही गायब हो जाएगा, एंट्री खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वेब सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, उसमें 500 करोड़ की एंट्री एसबीआई में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो 500 करोड़ का स्कैम हुआ था, आपने देखा होगा। बस एक एंट्री नहीं हुई तो 500 करोड़ का स्कैम हो गया। इसी तरीके से एंट्री गड़बड़ हो सकती है, अगर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है तो मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली कोई भी ट्रांजैक्शन चुटकी बजाते होता है, चाहे एक शहर से दूसरे शहर भेजना हो या एक देश से दूसरे देश भेजना हो, यूं। और अब यूं हो रहा है तो समय की बचत हो गया। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, जो मल्टीपल एक्सचेंजेस शामिल थे, किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे
एक्स को वाई के पास पैसा भेजना है तो सिर्फ एक्स और वाई की जरूरत है और एक्सचेंज की जरूरत है, दैट्स इट। चुटकी बजाते होता है, सिर्फ इसको पता उसको पता। अब क्या क्या फायदे होते हैं इससे? सबसे पहला, समय की बचत हो गई, सेव्स टाइम। 5-6 दिन जो पहले लग रहे थे अब चुटकी बजाते हो रहा है। नंबर 2, सेव्स मनी। इतने सारे इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, इतनी सारी एजेंसी शामिल हैं, तो हर किसी का कमीशन कटेगा, यानी कि ट्रांजैक्शन में चार्जेस बहुत कट गए। पता चला मैंने यहां से $100 भेजा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते भाई साहब के पास $90 मिले, $10 बीच में ही कट गए। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस यहां पर बहुत कम लगते हैं। नेक्स्ट, सेव्स मैन पावर। इतनी सारी चूंकि एजेंसीज काम कर रही है बीच में, तो मैन पावर भी तो काम कर रहे हैं, वो उनकी जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई। नेक्स्ट, डेटा सेफ्टी। डेटा सेफ्टी का मतलब इतनी सारी एंट्रीज हो रही हैं, डेटा कहीं मिस हो सकता था, मैनेजमेंट में दिक्कत हो सकती थी, डेटा एंट्री कहीं रिमूव हो सकती थी, तो मेरा डेटा बिल्कुल सेफ हो गया। मैंने ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी रिकॉर्ड बन गई तुरंत। नेक्स्ट, क्या हम अचीव करते हैं? डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी का मतलब, पहले हमें मान लो मुझे अगर किसी को 1 करोड़ रुपए भेजना है, तो 1 करोड़ रुपए भेजने के लिए मैं बैंक में ही तो जाऊंगा, बैंक के जरिए तो भेजूंगा। अब बैंक को पता, आरबीआई को पता, उसके बैंक को पता, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस को पता होता था, तब जाके मेरा पैसा उस तक पहुंचता था। अब क्या हुआ? अब किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे पता, सिर्फ उसको पता, बस, और तीसरे किसी को नहीं पता। तो देखा आपने, क्रिप्टो करेंसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, नंबर 2 मैं बात करता हूं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है क्रिप्टो करेंसी। पहले इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई दर। जैसे आप देखते हैं ना, पेट्रोल का प्राइस बढ़े जा रहा है। पहले के टाइम पे 20 रुपए 30 रुपए में मिलता था, 100 रुपए के प्राइस को क्रॉस कर चुका है। ये जो महंगाई दर हर साल बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी की वजह से। कैसे, जरा ये समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा हिस्ट्री में। पहले के टाइम पे सामान के बदले सामान दिया जाता था, करेंसी तो थी नहीं, रुपया पैसा तो वो सब था नहीं, सामान के बदले सामान। अब मान लो मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं, मैं शर्ट बेचता हूं, और मेरा कोई मित्र है जो कि मुर्गी बेचता है, और रेट हमने फिक्स कर रखा है कि 2 शर्ट के बदले 1 मुर्गी। हाँ, 2 शर्ट के बदले 1 मुर्गी। मैं अगर उससे मुझे 1 मुर्गी चाहिए तो बदले में मैं उसको 2 शर्ट दूंगा, उसको अगर 2 शर्ट चाहिए तो बदले में मुझे 1 मुर्गी देगा। लेकिन मान लो उसको 1 शर्ट चाहिए, फिर क्या मुर्गी काट के देगा मुझे वो? ऐसा नहीं ना, मतलब प्रॉब्लम आ गई। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को थोड़ा और समझाता हूं। अभी के टाइम पे मार्केट में मैं जाता हूं, मान लो, और मेरे पॉकेट में 100 रुपए का नोट है, और मुझे कोई चीज खरीदनी है जिसकी वैल्यू 10 रुपए है। 10 रुपए की कोई चीज, मुझे 10 रुपए का बिस्किट खरीदना है, और 100 का नोट मैं उसको देता हूं, तो बदले में 90 रुपए मुझे वापस कर देता है। कैसे 90 रुपए वापस कर पाता है? क्योंकि बस उसके पास ऑप्शन है, 10 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, तभी तो वो 90 रुपए मुझे वापस कर पाता है। लेकिन मान लो सिर्फ 100 का नोट ही अवेलेबल होता मार्केट में, फिर कैसे? फिर 90 रुपए की चीज तो मैं खरीद ही नहीं पाता, 50 की चीज खरीद ही नहीं पाता, नोट फाड़ के देते नहीं। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स पे करेंसीज हैं, 10 के भी हैं, 5 के भी हैं, 20 के भी हैं। हाँ, पहले के टाइम पे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी कि मुर्गी आधा काट के नहीं देगा, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम का मतलब समझाता हूं। मान लो मैं चावल की खेती उगाता हूं, और मुझे चावल की खेती उगाता हूं, मुझे शहर जाकर के बैल खरीदना है, तो बैल तो चूंकि महंगा होता था, तो मुझे बहुत सारी चावल की बोरियां लेके जानी पड़ेगी बैल खरीदने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ गया ना। नंबर 3 समझो, प्राइसिंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम। प्राइसिंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम मतलब समझो, जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, शर्ट का मैं व्यापारी हूं, मैंने रेट फिक्स कर रखा है 2 शर्ट के बदले 1 मुर्गी, लेकिन किसी ने हो सकता है 1 शर्ट के बदले 1 मुर्गी फिक्स कर रखा हो, तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। हर किसी ने अपनी मर्जी से प्राइस तय कर रखा हो, प्राइसिंग स्टैंडर्ड नहीं है ये प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे कैसे सॉल्व किया गया, जरा ये समझते हैं। ऐतिहासिक प्रॉब्लम है ये, और उसको कैसे सॉल्व किया गया जरा ये समझो। अब गवर्नमेंट आई पिक्चर में, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये सब समस्या तो है, इस समस्या को समाधान निकालने के लिए एक काम करते हैं, सोने का सिक्का ले आते हैं मार्केट में। हाँ, हालांकि बहुत सारे मीडियम आए, लेकिन हम सीधा सोने के सिक्के पर आते हैं। सोने का सिक्का ले आते हैं मार्केट में। एक काम करो भैया, आपका जो भी सामान उमान है मुझे दो, बदले में मेरे से सोने का सिक्का लो, उतने ही वैल्यू का। अब सोने का सिक्का एज अ करेंसी चलने लग गया। मतलब कोई कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या कमाता है? सोने का सिक्का कमाता है। कुछ खरीदने के लिए हमें सोने का सिक्का देना पड़ता है, ठीक है। कुछ बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोने का सिक्का मिलता है। तो सोने का सिक्का आ गया। लेकिन सोने के सिक्के से क्या क्या चीजें अचीव हुई, जरा ये समझते हैं। पहला, प्राइसिंग स्टैंडर्ड अचीव हो गया 100%।
अब कोई चीज अगर 5 सोने के सिक्के में मिल रही है तो 5 सोने के सिक्के में हर जगह मिल रही है, प्राइसिंग स्टैंडर्ड सेट हो गया, अचीव हो गया। नंबर 2, डिविजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी यहां पर अचीव तो हुई लेकिन 100% अचीव नहीं हुई। मान लो सोने के सिक्के हैं, 10 सोने के सिक्के मेरे पास हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज खरीदने जा रहा हूं जो 9.5 सोने के सिक्के में हो सकता है काम, तो अब मैं क्या करूं, सोने का सिक्का तोड़ के थोड़ी दूंगा। तो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई लेकिन 100% नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई। थर्ड प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी यहां पे सॉल्व हो गई लेकिन ये भी 100% नहीं। अब सोने का सिक्का, अब मान लो मुझे 10 बैल खरीदने हैं तो सोने का सिक्का भी फिर बोरी भर के ले जाना पड़ेगा, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हल तो हुई लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अब ये सारी चीजें चल रही थी, फिर एक दौर आया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये सब समस्या तो है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक काम करो, सोने का सिक्का मुझे दो। गवर्नमेंट ने बोला सोने का सिक्का मुझे दो, मैं बदले में कागज का नोट दे देता हूं। कागज का नोट हल्का, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कागज का नोट आने से क्या क्या चीजें हुई जरा ये समझते हैं। पहली, प्राइसिंग स्टैंडर्ड तो हमने सोने के सिक्के में अचीव कर लिया तो यहां भी है। नंबर 2, डिविजिबिलिटी 100% हो गई। डिविजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी यहां पर अचीव हो गई, क्योंकि 5 का सिक्का भी है, 1 का भी सिक्का, 4 आना भी है, 5 आना भी है, 1 पैसा भी है, ये सब पहले चलता था। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व हो गई। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन, पहले सोने का सिक्का भारी होता था, अब कागज का है तो भैया कागज का हल्का हो गया, वो कॉइन्स भी 5 पैसे 1 पैसे वो भी हल्के, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई थी। मान लो लाखों रुपए कहीं ले जाने, किसी को देने हैं, फिर बैग भर के ले जाओ, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन फिर भी अभी रह गई। अब समझो जरा ध्यान से जो समझाना चाह रहा हूं, इन्फ्लेशन पर आप वापस से आते हैं। नोट छापना किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। कितना नोट छाप सकती है? सरकार जितना चाहे उतना छाप सकती है। अच्छा, कोई भी चीज मार्केट में जब ज्यादा आ जाती है ना तो उसकी वैल्यू घट जाती है। आप देखते होंगे 2010 में जो परिवार 10,000 रुपए में अच्छे से गुजारा कर लेता था, 2020 में उसको कम से कम 20,000 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई दर बढ़ गई। पीछे से नोट जितना ज्यादा मार्केट में उतारा जाएगा सर, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, यानी कि महंगाई दर बढ़ती चली जाएगी। अब क्रिप्टो करेंसी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? क्रिप्टो करेंसी को छापना यानी कि क्रिप्टो करेंसी को माइन करना यानी कि क्रिप्टो करेंसी को प्रोड्यूस करना अनलिमिटेड नहीं किया जा सकता। जैसे रुपया अनलिमिटेड छापा जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा, यूएस में डॉलर छापा जा सकता है, यहां रुपया छापा जा सकता है सरकार के द्वारा, और ऐसा पास्ट में कई बार हुआ भी है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है और जिसकी वजह से रुपये की वैल्यू गिरी है और हर साल ऐसे धीरे धीरे गिरती चली जाती है। क्रिप्टो करेंसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? क्रिप्टो करेंसी में एक कॉइन है बिटकॉइन, कई सारे कॉइन्स हैं, एक कॉइन का मैं नाम लेता हूं बिटकॉइन। बिटकॉइन की पहले से डिसाइडेड है कि ये 21 मिलियन बिटकॉइन ही छापा जा सकता है। छापा का मतलब ठेठ भाषा में बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता, वहां माइनिंग होता है। माइनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे एक वीडियो में, तो मैं फिलहाल समझाने के लिए बोल देता हूं 21 मिलियन बिटकॉइन छापा जा सकता है। अब 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता, वो उसकी फिक्स है क्वांटिटी, बनाने वाले ने फिक्स कर रखा है। हर कॉइन के साथ एक क्वांटिटी फिक्स होती है बनाने के टाइम पे। अब जब लिमिटेड हो गई तो उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ेगी। समझिए एक बात, जैसे प्रॉपर्टी है, जमीन है, तो जमीन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए दिन ब दिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी। गोल्ड लिमिटेड है, नेचर ने हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में गोल्ड दे रखा है, तो अब इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन कोई ऐसी चीज जैसे रुपया मार्केट में अनलिमिटेड आया जा सकता है, आता रहता है, तो इसकी वैल्यू दिन ब दिन गिरेगी ना। तो क्रिप्टो करेंसी ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया क्रिप्टो करेंसी ने। अब तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसको क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पावर वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड पावर। क्या होता है ये जरा समझाता हूं। 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आते हैं टीवी पर और कहते हैं 500 और 1000 का नोट अब से भैया कूड़ा हो गया, अब बंद। और हमारे हाथ में क्या है? अब हमारे पास, हमारे उसी वक्त मेरे पर्स में हो सकता है 500 का नोट है। मैं सोच रहा था इस 500 का नोट ले जाकर के भैया कोई सिनेमा उनेमा देखा जाएगा, लेकिन अब 500 की वैल्यू खत्म हो गई। 500 का नोट मेरे हाथ में रखा बेकार हो गया। हम समझ रहे तो भैया ये 500 का नोट है, इससे तो पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी, लेकिन हाथ में मेरे रखे बेकार हो गया। कैसे? यहां पर गवर्नमेंट की मर्जी चली, मेरी नहीं, लोगों की नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी करेंसी को कभी भी बेकार कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट का मालिकाना हक है इस पर। किसी भी देश के सरकार का उस करेंसी पर उसका हक होता है। गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को रद्द कर सकती है, कोई भी नया नोट ला सकती है, ये उनका मालिकाना हक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? इसी को सेंट्रलाइज वैसे कहते हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि एक करेंसी पर, एक चीज पर
कोई मालिक हो ही नहीं सकता। जैसे क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं हो सकता, ना कोई देश की सरकार इसकी मालिक हो सकती है, ना कोई आदमी इसका मालिक बन सकता है। तो फिर कौन चलाता है इसको, कैसे चलाता है? अब समझो, समझाता हूं। कोई भी पब्लिक और जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, एक बार जब वो एक्सचेंज पर चली गई, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज हैं, हम वो भी सिखाने वाला हूं आपको, कमेंट में मुझे बताते रहो जो आपको सीखना है ना, जो आपको समझना है, जो आपको नहीं समझ आया मुझे कमेंट में बताते चलो। इंस्टेंट वीडियो लाला करके एकदम बच्चों की तरह आसान भाषा में समझाने वाला हूं आपको। अब कोई भी करेंसी अगर एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई, जैसे वजीरक्स हो गया, CoinDCX हो गया, बिनेंस हो गया, उस एक्सचेंज पर चली गई, उसके बाद जिस आदमी ने या जिस कंपनी ने उस करेंसी को बनाया है ना, वो भी उसका मालिक नहीं रह जाता। अब उसको भी वो करेंसी चाहिए ना, तो खरीदना पड़ेगा। अब वो भी उसका मालिक नहीं रहा। कोई भी पब्लिक और जेन्युइन क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, उनका हिसाब अलग होता है, समझा दूंगा आपको अगले वीडियो में। फेक करेंसीज भी बहुत सारी आ रही है मार्केट में, वो भी क्या होता है वो भी समझा दूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, पब्लिक और जेन्युइन, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोजेकॉइन, सीबा, ये सब जेन्युइन और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं। इक्वल सिस्टम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये इक्वल है। कोई एक मालिक नहीं हो सकता कि भैया आज बिटकॉइन रद्द कर दो, बिटकॉइन अब से रद्द, डोजेकॉइन अब से रद्द, ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाला भी रद्द नहीं कर सकता, उसके हाथ में भी अब नहीं है। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे आ चुका है, एक्सचेंज पर आ चुका है, अब लोग इसके मालिक हैं। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी, एक इंसान के पास, एक सिस्टम के पास जो पावर थी किसी भी करेंसी को रद्द बेरद्द हटा पटा करने की, यहां वो पावर नहीं है। आप समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या इंडिया में लीगल है या इलीगल है? लेकिन उससे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्विकली समराइज करना चाहूंगा हमने क्या क्या बात करा। हमने सबसे पहले बात करा कि फिएट सिस्टम के साथ, फिएट करेंसी के साथ जो अभी इश्यूज है, हमें अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है उसमें जो जो इश्यूज आते हैं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए उन इश्यूज को कैसे खत्म किया गया है बेसिकली। और नेक्स्ट हमने बात करा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को भी कैसे क्रिप्टो की वजह से सॉल्व किया जा सकता है, हमने वो भी बात करा। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने बात करा सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे सॉल्व कर सकता है, हमने वो भी बात करा। ये तीन मेजर प्रॉब्लम को क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करता है, ऑल्दो इसके बहुत सारे और भी हैं जो प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, लेकिन मेजरली ये तीन हैं जो हमने बात करा। अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में या इलीगल है। तो सुनो ध्यान से, समझाता हूं। हुआ क्या था, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया था ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। अब क्रिप्टो करेंसी में जो फंड पड़ा है, मान लो बिनेंस है, बिनेंस में जो आपका फंड पड़ा है वो उसको आप बैंक में ले ही नहीं सकते, तो वो फिर तो कूड़ा हो गया ना, फिर किसी यूज का ही नहीं रहा आपके लिए। आरबीआई ने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पीछे कर लिए, हटा लिए। तो अब इन एक्सचेंजेस ने सुप्रीम कोर्ट के पास गए, भाई अब माई बाप तुम ही हो अब सुप्रीम कोर्ट, अब देखो भैया कुछ करो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन्होंने केस दाखिल किया। तकरीबन 2 साल लगा, 2 साल तक ये केस चला। फाइनली 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये हुक्म दिया कि भैया अपना बैन हटाओ, और तब से क्रिप्टो करेंसी लीगल है इंडिया में। मैं फिर से बोलता हूं, क्रिप्टो करेंसी तब से लीगल है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दी। ठीक है, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल लीगल है, लेकिन फिर भी लीगल टेंडर क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लीगल टेंडर क्या होता है जरा ये समझा देता हूं। चलो, मान लो आपके पास टाटा का स्टॉक है, टाटा के शेयर है आपके पास, और आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल के बदले आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मेरे पास भैया टाटा का शेयर है, टाटा का शेयर ले लो और ये मोबाइल मुझे दे दो। वो नहीं कर सकते ना, उसको तो रुपया ही चाहिए। उसको क्या है, मतलब वो जो शेयर है, वो जो स्टॉक है, वो लीगल टेंडर नहीं है। सेम वे क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप इसको रुपये की तरह ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब कोई चीज खरीदने के लिए इसको अभी यूज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। लेकिन एज अ एसेट पूरी तरीके से यह मान्यता प्राप्त है। एज अ एसेट ये लीगल है। एसेट का मतलब जैसे गोल्ड इज अ एसेट, प्रॉपर्टी इज अ एसेट, स्टॉक्स इज अ एसेट, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी इज एसेट। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको होल्ड कर सकते हो, बाय कर सकते हो, ये पूरी तरीके से लीगल है। एल सल्वाडोर एक कंट्री है जहां पर बिटकॉइन को उन्होंने ऑफिशियल करेंसी अनाउंस कर दिया है। वहां की ऑफिशियल करेंसी अब बिटकॉइन ही है। तो हो सकता है कि भारत में आगे चल के ये ऑफिशियल आए या नहीं आए, इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन हो, लेकिन ऐसी
मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूं, ऐसी भी दुनिया में कंट्री है जिन्होंने बिटकॉइन को ही एज अ करेंसी यानी कि एज अ लीगल टेंडर वहां पर बना दिया है। और ये जो आरबीआई वाले केस वाली बात है, इसके न्यूज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पूरी न्यूज वहां पर जाकर के पढ़ सकते हो कैसे क्रिप्टो लीगल बन चुका है इंडिया में। सो अगर मेरी बातें से आपको क्रिप्टो करेंसी समझ में आया हो, आपको लगा हो कि मैंने बेहतर तरीके से आपको क्रिप्टो करेंसी में समझा पाया हूं, तो मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए, लाइक का बटन है ना आपके पास, वो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल हैं, आप चाहते हो मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना, सो मैं आपको वीडियो में उस चीज को समझा सकता हूं, चाहे ब्लॉकचेन इन डिटेल हो, चाहे बिटकॉइन इन डिटेल हो, चाहे इथेरियम इन डिटकॉइन हो, चाहे लेजर इन डिटेल हो, चाहे एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, बिल्कुल बच्चों की तरह इसी तरीके से आपको समझाऊंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।